तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लूकोमा, जिसको हिंदी में काला मोतिया कहा जाता है। ग्लूकोमा आई की एक डिसीज कंडीशन होती है जिसमें इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है, साथ ही ऑप्टिक नर्व जो है उस पर डिस्ट्रोफी हो जाती है और उसके कारण से धीरे धीरे विजन लॉस होता है, मतलब दिखाई देना बंद हो जाता है और उसी कंडीशन को ग्लूकोमा कहा जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो एक्वास ह्यूमर का प्रेशर होता है। एक्वास ह्यूमर एक फ्लूइड होता है जो कि सिलियरी बॉडी जो है उसकी सिक्रेटरी एपिथेलियम के द्वारा सिक्रेट होता है और उसके बाद वो आइरिस कॉर्निया का जो एंगल है वहाँ से होता हुआ ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो है वहाँ पर ये एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित हो जाता है। इसका नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो 10 से 20 mm/Hg होता है। यदि किसी कारण से ये प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, मतलब 21 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण से ऑप्टिक नर्व जो है उस पर कंप्रेशन होता है और उसके कारण से धीरे धीरे विजन जो है उसका लॉस हो जाता है और उसी कंडीशन को ग्लूकोमा कहा जाता है। अब बात करते हैं ग्लूकोमा के कॉज के किन कारणों से होता है। तो ग्लूकोमा जो है उसका होने का प्रमुख कारण जो होता है वो तो एक तो इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ने के कारण से होता है और ये प्रेशर जो होता है वो दो कारणों से बढ़ सकता है, या तो एक्वास ह्यूमर जो है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण हो रहा है उसके कारण से, या फिर उसका अवशोषण जो हो रहा है वो कम हो रहा है उसके कारण से। दूसरा होता है ऑप्टिक नर्व डिस्ट्रोफी, मतलब ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाए या उसके अंदर डिस्ट्रोफी हो जाती है, वो फंक्शन करना बंद कर दे उसके कारण से। तो दोनों कंडीशन से ही ग्लूकोमा जो है वो हो सकता है। फिर आता है ग्लूकोमा के रिस्क फैक्टर, मतलब वो फैक्टर जो संभावना को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर के अंदर फैमिली हिस्ट्री होता है। यदि परिवार में किसी सदस्य को ग्लूकोमा है तो उसके सदस्य को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा एज होता है कि 40 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र वालों को भी ग्लूकोमा जो है होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक सीवियर मायोपिया की यदि कंडीशन है तो उनको भी ग्लूकोमा का खतरा ज़्यादा रहता है। एक आई के अंदर ट्रॉमा लग जाए, मतलब ब्लंट इंजरी हो जाती है, तो उसके कारण से भी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है और ग्लूकोमा हो सकता है। एक ओकुलर सर्जरी, मतलब आँख की कोई सर्जरी हुई है, जैसे कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई है, तो उनको भी ग्लूकोमा का खतरा ज़्यादा रहता है। एक माइग्रेन के अंदर भी ग्लूकोमा जो है उसका खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा लंबे समय तक यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके कारण से ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो है उसके अंदर एडिमा होगा और एडिमा होने के कारण से वहाँ पर एक्वास ह्यूमर का प्रॉपर अवशोषण नहीं हो पाएगा और उससे भी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है। एक डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसके कारण से भी हो सकता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या होगा, ब्लड वेसल जो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा और उसके कारण से एंगल जो है वहाँ से ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता है और ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होने के कारण से भी वहाँ पर क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा और ग्लूकोमा होगा। एक आई के अंदर ट्यूमर है, ट्यूमर जो है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और उसके कारण से भी एक्वास ह्यूमर का प्रेशर जो है बढ़ेगा और ग्लूकोमा हो सकता है। एक कंजेनाइटल कोई डिसऑर्डर है, कंजेनाइटली एब्नॉर्मलिटी है, जैसे आइडोकॉर्नियल एंगल जो होता है उसमें प्रॉब्लम है, उसके कारण से भी एक्वास ह्यूमर का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा और ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन जो है उसके कारण से भी हो सकता है कि हाइपरटेंशन के कारण से एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उससे भी एक्वास ह्यूमर बढ़ सकता है, आईओपी बढ़ सकता है। एक इमोशनल एक्साइटमेंट जो है उसके कारण से भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और उसके कारण से भी एक्वास ह्यूमर का निर्माण ज़्यादा होगा। ये तो ग्लूकोमा के रिस्क फैक्टर हो जाएंगे। अब बात करते हैं ग्लूकोमा जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ग्लूकोमा होता कैसे है। तो मेनली क्या होगा, किसी भी कारण से क्या होगा, या तो एक्वास ह्यूमर जो है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या फिर उसका फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। इंट्राओकुलर प्रेशर जो है इंक्रीज होने के कारण से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व जो है उस पर कंप्रेशन होगा, मतलब ऑप्टिक नर्व दबेगी। ऑप्टिक नर्व दबने के कारण से वहाँ पर क्या होगा, इस्चेमिया हो जाएगा और ऑप्टिक नर्व में इस्चेमिया के कारण से ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी और वो नर्व डैमेज होते ही तुरंत क्या होगा, आँख से जो इम्पल्स ब्रेन तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँचेगी, मतलब विजन जो होगा वो नहीं होगा। तो ये तो पैथोफिजियोलॉजी हो जाएगी। होता है टाइप या क्लासिफिकेशन। तो ग्लूकोमा कितने प्रकार का होता है। तो एक तो प्राइमरी ग्लूकोमा होता है। प्राइमरी ग्लूकोमा के अंदर एक तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, जिसको ओपन एंगल ग्लूकोमा या सिंपल कॉम्प्लेक्स ग्लूकोमा भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेबिकुलर मैश वर्क जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है और उस रेजिस्टेंस के कारण से एक्वास ह्यूमर जो है उसका ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाता है, मतलब उसका आउटफ्लो नहीं होता है और आउटफ्लो नहीं होने के कारण से उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है और इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा और ग्लूकोमा होगा। दूसरा होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसको क्लोज एंगल ग्लूकोमा या नेरो एंगल ग्लूकोमा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि आइडोकॉर्नियल एंगल जो होता है वो नेरो हो जाता है और नेरो होने के कारण से एक्वास ह्यूमर जो है उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता है या ड्रेनेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका ऑनसेट जो होता है वो रैपिड होता है और 3 से 5 दिनों के अंदर ही ब्लाइंडनेस का ये कारण बनता है। तो ये तो प्राइमरी हो गया। दूसरा होता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा जो है वो आई की कोई डिसीज कंडीशन के कारण से होता है, जैसे कैटरेक्ट के कारण से, आई में ट्यूमर के कारण से, डायबिटीज़ के कारण से, या कोई ड्रग जो है उसके कारण से, या लेंस जो है उसके कारण से हो सकता है। तीसरा होता है कंजेनिटल ग्लूकोमा। कंजेनिटल ग्लूकोमा जो होता है वो एंटीरियर चैम्बर का जो एंगल होता है उसमें कोई कंजेनिटल डिफेक्ट हो रहा है
उसके कारण से होता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं। एक तो ट्रू कंजेनिटल ग्लूकोमा जो कि इंट्रायूट्राइन पीरियड जो है या जन्म जो है उस समय होता है। दूसरा इन्फेंटाइल ग्लूकोमा होता है, ये ज़्यादातर थर्ड बर्थडे जो होता है या विदिन 1 ईयर के अंदर ये डेवलप होता है। और तीसरा होता है जुवेनाइल ग्लूकोमा, यह 3 से लगाकर 16 साल के बीच में डेवलप होता है। तो ये तो ग्लूकोमा के टाइप हो गए। अब बात करते हैं हम ग्लूकोमा जो इसके साइन एंड सिम्टम या क्या लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। तो ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है, वो बढ़ने के कारण से वहाँ पर टिश्यू का कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन होने के कारण से आई में पेन होता है, मतलब आंखों में दर्द होता है। ये आंखों में दर्द जो होता है वो सडन सीवियर और शार्प होता है। इसके साथ ही रेडनेस इन आई, मतलब आंखें जो है वो लाल हो जाती है। थर्ड जो होता है वो रेनबो कलर्ड हेलोज अराउंड लाइट, मतलब लाइट जो है उसके चारों तरफ इंद्रधनुष जो है वो दिखाई देता है। अगला ब्लर विजन होगा, मतलब धुंधला दिखाई देना होगा। एक नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। अगला हेडेक जो है या सिर में दर्द वो हो सकता है। अगला लैक्रिमिनेशन या अत्यधिक आंसू आना, ये भी सिम्टम जो है वो दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो इसके साइन एंड सिम्टम हो गए। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर पहला तो हिस्ट्री कलेक्शन होगा, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आंखों को इंस्पेक्ट करते हैं, आंखों के अंदर रेडनेस जो है वो दिखाई देती है। थर्ड जो है टोनोमेट्री की जाती है, टोनोमेट्री के द्वारा इंट्राओकुलर प्रेशर जो है उसको मेजर किया जाता है। ग्लूकोमा के अंदर 21 mmHg से ज़्यादा प्रेशर मिल सकता है। फोर्थ होता है ऑप्थेल्मोस्कोपी की जाती है। ऑप्थेल्मोस्कोपी करने पर ऑप्टिक नर्व जो है वो एट्रोफी मिलती है इसके अंदर। एक गोनियोस्कोपी की जाती है, गोनियोस्कोपी के द्वारा आई के अंदर जो एंगल है उसको डिटरमाइन किया जाता है। 6 स्लिट लैम्प टेस्ट किया जाता है। स्लिट लैम्प टेस्ट के द्वारा पेरिफेरल विजन जो होता है उसको मापा जाता है। अगला पेरीमेट्री होती है, पेरीमेट्री के द्वारा पेरिफेरल विजन का लॉस कितना हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये तो इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट आता है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एक तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो है वो काम में लिए जाते हैं। ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर जो होती है वो क्या करते हैं, एक्वास ह्यूमर जो है उसके प्रोडक्शन को कम करती है और इस तरह से ये इंट्राकुलर प्रेशर जो है उसको कम करती है। जो काम में लिए जाते हैं वो एक तो टिमोलॉल जो है वो इसमें काम में लिए जाते हैं। सेकंड कोलिनर्जिक होते हैं। कोलिनर्जिक जो मायोटिक्स होते हैं ये क्या करते हैं कि एक्वास ह्यूमर जो है उसके आउटफ्लो को प्रमोट करते हैं और उसके द्वारा ये इंट्राकुलर प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करते हैं। जैसे पिलोकार्पाइन जो है वो इसमें काम में ले जाती है। थर्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर जो है वो काम में ले जाते हैं। ये क्या करते हैं, एक्वास ह्यूमर जो इसके प्रोडक्शन या निर्माण को कम करने का काम करते हैं। जैसे एसिडाजोलेमाइड जो है वो इसमें काम में ली जाती है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो है वो काम में ले जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंट्राकुलर प्रेशर जो है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। एक ऑस्मोटिक एजेंट जो है वो काम में ले जाती है। जो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक या ऑस्मोटिक एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंट्राकुलर प्रेशर जो है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे मिनिटोल 20% जो है वो इसमें काम में ले जाती है। तो ये तो हो जाएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर एक तो लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी की जाती है। ये ज़्यादातर ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है उसमें काम में ली जाती है। इसमें क्या करते हैं, थर्मल लेजर होती है और थर्मल लेजर के द्वारा इंट्रा ट्रेबेकुलर स्पेस जो है उसको ओपन कर दिया जाता है और उसको ओपन करके एक्वास ह्यूमर जो है उसके आउटफ्लो को प्रमोट किया जाता है जिससे इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो कम हो जाए। सेकंड लेज़र आइरिडोटोमी की जाती है। लेज़र आइरिडोटोमी के अंदर क्या होता है, लेज़र बीम जो है उसके द्वारा से पुपिलरी ब्लॉक जो हो रहा है उसको ओपन किया जाता है और उसको ओपन करके एक्वास ह्यूमर जो है उसका आउटफ्लो को प्रमोट किया जाता है। थर्ड होता है साइक्लोक्रायोथेरेपी। साइक्लोक्रायोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि एक फ्रीजिंग प्रोब होता है और उसकी सहायता से सिलेरी बॉडी जो है उसके अंदर कुछ प्रोसेस जो है उसको नष्ट कर दिया जाता है ताकि वहाँ से एक्वास ह्यूमर जो इसके निर्माण जो इसको कम किया जा सके और इस तरीके से इंट्राकुलर प्रेशर जो इसको कम किया जाता है। फोर्थ होता है साइक्लोडायलिसिस होता है। साइक्लोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि स्क्लेरा के ऊपर छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है और उस इंसिजन के माध्यम से स्पेटुला जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट उसको पास करवाया जाता है और वो पास करवा के एंट्री चैम्बर के अंदर जो एंगल है उसको ओपन कर दिया जाता है जहाँ से एक्वास ह्यूमर का फ्लो जो होगा वो प्रमोट हो जाएगा। अगला पांचवा ट्रेबेकुलोटोमी की जाती है। ट्रेबेकुलोटोमी के अंदर स्क्लेरा जो है वहाँ पर एक इंसिजन लगाया जाता है और इंसिजन के माध्यम से स्क्लेरा का कुछ पोर्शन जो होता है वो काट करके हटा दिया जाता है ताकि एक्वास ह्यूमर का आउटफ्लो जो है वो प्रमोट हो सके। एक स्क्लेरोटोमी की जाती है। स्क्लेरोटोमी के अंदर क्या होता है, स्क्लेरा जो है वहाँ पर एक इंसिजन लगाया जाता है और वहाँ पर एक शंट जो होता है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है। उस शंट के माध्यम से एक्वास जो है उसके ड्रेनेज को प्रमोट किया जाता है। तो ये तो हो जाएगा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में एक तो इंट्राकुलर प्रेशर जो है उसको असेस करना है। सेकंड, पेशेंट जो है उसके हेड एंड जो है उसको एलिवेट रखना है 30 डिग्री तक। थर्ड, पेशेंट जो है उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो हाथों से आई को टच नहीं करे। एक पेशेंट जो है उसको एनकरेज करना है कि वो आई शील्ड जो है उसको पहने। अगला, डॉक्टर के निर्देशानुसार जो भी मेडिकेशन जो है वो उसको एडमिनिस्टर करना है। अगला, पेशेंट की आंखों को स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करना है ताकि आंखों की मूवमेंट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। पेशेंट जो है इसको कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो प्रोवाइड करवानी है। कि पेशेंट को एडवाइस देनी है कि वो डस्ट वाला एनवायरनमेंट जो है उससे दूर रहे।
है। एक पेशेंट जो है उसको डार्क सन ग्लासेस जो है वो पहनने की एडवाइस करनी है। इसके अलावा पेशेंट जो है उसको इंजरी से बचाना है। एक पेशेंट जो है उसको हैवी एक्सरसाइज करने का या फिजिकल एक्टिविटी करने का मना करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो क्या क्या बन सकता है इसमें, तो एक तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर, सेकंड सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू लॉस ऑफ विजन, थर्ड फियर रिलेटेड टू पेन एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ विजन, फोर्थ रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस। ये तो इसके नर्सिंग डायग्नोसिस हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो एक तो ब्लाइंडनेस जो है वो हो सकती है। ग्लूकोमा जो है वो ब्लाइंडनेस का दूसरा लीडिंग कॉज होता है। दूसरा होता है कोरोइडल डिटैचमेंट हो सकता है। थर्ड रेटिनल डीअटैचमेंट हो सकता है, या एंटीरियर सेगमेंट नेक्रोसिस जो है वो हो सकता है। तो ये था ग्लूकोमा। नर्सिंग से रिलेटेड और टॉपिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।